हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 की छात्राओं के लिए है और इस सेक्शन में हम लोग कर रहे थे एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, जो पेपर 6 के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोगों ने शुरू किया था जो 5th एंड लास्ट चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं समायोजन पर बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो बच्चे हैं जिनको कि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कह रहे हैं, वे ऐसे बालक हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि एजुकेशन के लिए और समायोजन के लिए विशेष रूप से स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ रही है या कुछ विशेष उपाय अपनाने पड़ रहे हैं हम लोगों को, ताकि वह अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल। विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों को भिन्न भिन्न कैटेगरी में बांटकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन को देखा था, यानी ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, जिनमें कोई ऐसा अंग है जो कि सामान्य कार्य नहीं कर पा रहा है। वैसे बच्चों के लिए क्या क्या स्पेशल मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम लोग डल स्टूडेंट या जो पढ़ाई में धीमे हैं, मंद हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बैकवर्ड स्टूडेंट या पिछड़े जो बच्चे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक जो ये 3 कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डल, बैकवर्ड, इन सब में किसी न किसी प्रकार की सामान्य या औसत बच्चों से कुछ कमी है शारीरिक या मानसिक क्षमता में, और उनके लिए हम विशेष उपायों को अपना रहे हैं जिससे वो अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करें। लेकिन आज के टॉपिक पर, आज का जो टॉपिक है गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिनको कि हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। तो प्रतिभाशाली वैसे बच्चे हैं जो सामान्य या औसत बच्चों से कहीं अधिक मानसिक क्षमता रखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए शिक्षा के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना है कि जिन बच्चों की मानसिक क्षमता सामान्य से ज़्यादा है, औसत बच्चों से ज़्यादा है, और जिनको हम गिफ्टेड की कैटेगरी में रख रहे हैं, जिसके लिए कि कई मानक हैं जिनको फुलफ़िल करने पर ही हम गिफ्टेड चिल्ड्रन मानते हैं, तो उनको भी विशिष्ट ध्यान की, विशेष ध्यान की या स्पेशल मेजर्स की आवश्यकता होती है। तो अब आते हैं हम कि गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बच्चा है कौन। तो प्रतिभाशाली बच्चों को की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम किसी भी बच्चे को गिफ्टेड कह सकते हैं। पहला, एनी चाइल्ड हु इज नेचुरली एंडोड विथ अ हाई जनरल मेंटल एबिलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक स्फेयर ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज, यानी कोई ऐसा बच्चा जिसको कि प्राकृतिक रूप से उच्च सामान्य मानसिक क्षमताएं प्राप्त है, या जिसको कि किसी एक्टिविटी या नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में असाधारण क्षमता प्राप्त है, तो इस तरह के बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग की आईक्यू के सेंस में, अगर हम समझना चाहें कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन है। आईक्यू क्या है? बुद्धि लब्धि। यह एक प्राप्तांक है जो बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त किया जाता है, और इसको निकालने का तरीका जो सूत्र है उससे भी हम लोग पहले से परिचित हैं। क्या है वो सूत्र? आईक्यू को हम लोग समझते थे मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो हमने देखा था कि जब बुद्धि लब्धि निकालना होता है तो हम लोग मानसिक आयु को जैविक आयु से भाग देते हैं और उसमें 100 से जो गुणा करते हैं और जो अंक प्राप्त होता है वहीं उस व्यक्ति का या बच्चे का बुद्धि लब्धि माना जाता है। मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु है आपके
जो बुद्धि परीक्षण किया जाएगा और उससे जो स्कोर प्राप्त होगा, यानी आप अपने एक खास ग्रुप के बच्चे जो उस बुद्धि परीक्षण पर जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, और ज़्यादातर बच्चे जितनी प्राप्तांक प्राप्त कर रहे हैं उससे तुलना करके और आप पर बुद्धि परीक्षण का क्रियान्वयन करके एक स्कोर प्राप्त होता है जो आपके मानसिक क्षमता का द्योतक होता है, उसे हम कहते हैं मानसिक आयु। दूसरा है जैविक आयु, जो आपके जन्म से लेकर अभी तक की आयु है उसको जैविक आयु बोलते हैं। तो और इसी मानसिक आयु को जैविक आयु से भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं और जो स्कोर आता है वो आपका बुद्धिलब्धि कहलाता है। विलियम अस्टर ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया बुद्धिलब्धि का। तो इसमें हम लोगों को समझना है कि जिन बच्चों का मानसिक की क्षमता या मानसिक बुद्धि परीक्षण जिन बच्चों पर हमने किया है और उनकी बुद्धिलब्धि अगर 120 या उससे ज़्यादा आती है तो हम उनको गिफ्टेड चाइल्ड मान सकते हैं। जो नॉर्मल कैटेगराइजेशन होता है बुद्धिलब्धि के स्कोर का, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि 120 को सुपीरियर कैटेगरी का माना जाता है, यानी 120 से अधिक अगर आपका स्कोर है या 120 से 130 के बीच में है तो आपको सुपीरियर कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं अगर 130 से भी ज़्यादा आपका बुद्धिलब्धि है, आपकी बुद्धिलब्धि है, तो आपको वेरी सुपीरियर कैटेगरी में रखा जाता है और इसी हिसाब से नीचे भी बांटा जाता है। जैसे कि 70 से कम अगर किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि है तो उसको मेंटली चैलेंज्ड या रिटार्डेड कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि 120 या उससे ज़्यादा है तो हम उसको गिफ्टेड चिल्ड्रन मान सकते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि गिफ्टेडनेस या जो ये प्रतिभाशाली होने का गुण है ये सिर्फ बौद्धिक क्षमता में ही देखी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि यह सही बात है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन में बौद्धिक क्षमता भी सामान्य से ज़्यादा होती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई एथलीट है और वह साइकोमोटर एबिलिटी या शारीरिक अंगों में उस तरह की क्षमता प्रदर्शित कर रहा है, मनोपेशीय क्षमता जो वह प्रदर्शित कर रहा है, जो सामान्य से बहुत बेहतर है, बहुत सुपीरियर कैटेगरी का है, तो उसको भी हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन मानेंगे। और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की? ईच गिफ्टेड चाइल्ड possesses different strengths, personalities and characteristics. Some important characteristics of gifted children are. कहने का तात्पर्य यह कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं अलग अलग बच्चों में भिन्न भिन्न स्ट्रेंथ पाए जाते हैं या ताकत जिसको कहते हैं, क्षमता, विशेष ताकत पाई जाती है या उनका व्यक्तित्व अलग अलग तरह का हो सकता है और विशेषताएं भी। बट नॉर्मली कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि प्रतिभाशाली बच्चों में पाई जाती हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो चिंतन करने की क्षमता होती है वह सुपीरियर क्वालिटी की होती है या बहुत उच्च स्तर की होती है। लॉजिकल थिंकिंग जो है, तार्किक चिंतन करने की क्षमता उनमें काफ़ी ही एडवांस्ड या उच्च स्तर की होती है। साथ ही जो समस्या समाधान करने वाला व्यवहार है, यानी किसी समस्या का समाधान ढूंढने की जो क्षमता है वो भी उनमें उच्च स्तर की पाई जाती है। क्रिएटिव थिंकिंग या जिसको हम लोग रचनात्मक चिंतन कहते हैं, उसकी क्षमता भी उच्च स्तर की पाई जाती है गिफ्टेड चिल्ड्रन में। तो यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग जो टर्म है या रचनात्मक चिंतन, वो क्या है? यह एक प्रकार का चिंतन ही है जिसमें हम नए और ओरिजिनल या कहें कि मूल जब कोई आइडिया या किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का समाधान ढूंढ निकालते हैं तब हम कहते हैं कि हम वी आर इंडल्जिंग इन क्रिएटिव थिंकिंग। यानी जब हम किसी नए और मूल आइडिया को स्थापित करें या ढूंढें या किसी समस्या का नए तरीके से समाधान ढूंढें, तो इस तरह के चिंतन को रचनात्मक चिंतन
कहा जाएगा। सृजन करने की क्षमता। गिफ्टेड चिल्ड्रन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने या सूचना को प्रसंस्कृत करने की जो गति होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। साथ ही ऐसे बच्चों में सामान्यीकरण और विभेदीकरण की जो क्षमता है वह भी सुपेरियर या उच्च स्तर की होती है। सामान्यीकरण और विभेदन क्या है? जब हम लोग लर्निंग चैप्टर बीए पार्ट 1 में कर रहे थे या बाद में भी जब आपको सीखना वाले चैप्टर का सामना हुआ, लर्निंग सीखना अधिगम जिसको कहते हैं हम, तो उस चैप्टर में पावलो की एक थ्योरी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसको हिंदी में हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। और उसका जो फेमस एग्जाम्पल था कि एक कुत्ते पे पावलो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके लार स्राव को मापा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। तो उसी के दौरान दो कंसेप्ट आते हैं, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन क्या है? जब आप एक उद्दीपक के प्रति किसी खास तरीके से अनुक्रिया करना सीख जाते हैं और उसी से मिलते जुलते जब दूसरा उद्दीपक आता है और आप उसी तरह की अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो इस घटना को हम लोग सामान्यीकरण कहते हैं। और विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण है कि जब आप एक उद्दीपक से कोई अनुक्रिया करना सीखते हैं, यानी आप किसी एक उद्दीपक स्टिमुलस के प्रति कोई अनुक्रिया करना, कोई व्यवहार करना सीखते हैं, और जब कोई दूसरा उद्दीपक आता है जो कि उससे भिन्न है, यानी इस उद्दीपक के गुणों में पहले वाले उद्दीपक से कुछ भिन्नता है, तो आप उस भिन्नता को रिकॉग्नाइज करें और आप अनुक्रिया करने में भी अगर अंतर दिखाएं, उसी तरह से अनुक्रिया न करें जैसा कि आप दूसरे उद्दीपन के प्रति कर रहे थे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग विभेदन कहते हैं। तो जनरलाइजेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है और वो हॉस्पिटल गया और वहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाया गया। उस नर्स ने वाइट कलर का या सफ़ेद रंग का कोई कोट पहन रखा था, लैब कोट पहन रखा था, और वह बच्चा उस सफ़ेद रंग से डरना शुरू कर दे, यानी चूंकि इंजेक्शन से उसको दर्द हुआ तो और उस दर्द को उस सफ़ेद रंग से जोड़कर देख रहा है तो उससे डरने लगा। अब अगर वही बच्चा बाहर भी किसी व्यक्ति को कोई सफ़ेद कपड़ा या उस तरह का पहना हुआ देखता है और उससे भी डरने लगता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि सामान्यीकरण की घटना घटित हुई। और यदि इसी उदाहरण में वह बच्चा यह समझ पाए कि ये दूसरा व्यक्ति जो है यह नर्स नहीं है और यह इसका काम इंजेक्शन लगाना नहीं है, तो ये जो दोनों उद्दीपकों में वह अंतर कर पाएगा, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन की परिघटना से समझते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रेन में या प्रतिभाशाली बच्चों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा होता है और उनमें सेल्फ एस्टीम की भावना भी ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरण वाले चैप्टर में, अभिप्रेरण जब हम लोग कर रहे होंगे तो उसके दो प्रकार पढ़े थे हम लोग। क्या था वो दो प्रकार? पहला था आंतरिक अभिप्रेरण, जिसको कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरा बाह्य अभिप्रेरण या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जब आप कोई कार्य अपनी अभिरुचि एवं अपने संतोष, अपने खुशी के लिए करते हैं बिना किसी बाह्य पुरस्कार की चिंता किए, तो ऐसे अभिप्रेरण को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे। और वहीं जब आप कोई कार्य बाह्य पुरस्कार के लिए करते हैं तो वह उस सेंस में जो अभिप्रेरण, जिस तरह का अभिप्रेरण कार्य कर रहा है, उसको हम बाह्य अभिप्रेरण के नाम से जानते हैं। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होंगे उनमें इसी आंतरिक अभिप्रेरण का भाव ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादातर काम अपनी खुशी के लिए कर रहे होंगे। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की भावना भी ऐसे बच्चों में ज़्यादा होती है। अब आगे आते हैं। ऐसे बच्चे स्वतंत्र और जो पॉपुलर विचार है, लोकप्रिय विचारधारा है, उसको कम मानने वाले होते हैं, यानी वो जो मान्य विचार हैं उस पर सवाल खड़ा करना पसंद करते हैं या उसको अपनी तर्क के दायरे में रखकर और उसको समझना चाहते हैं। प्रिफरेंस फॉर सोलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर लॉन्ग पीरियड्स, या एकांत में किए जाने वाले जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उसको लंबे समय तक कर सकते हैं।
जैसे कि बिना किसी बाह्य परिस्थिति के भी, जहाँ पर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शिक्षक भी नहीं है और आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं या अकेले कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इस तरह के काम भी वो लंबे समय तक ऐसे बच्चे कर पाते हैं। ऐसे बच्चों में जो शब्दकोश की सीमा होती है वह वृहद होती है, यानी वो बहुत सारे शब्दों से परिचित होते हैं। जटिल प्रकार के जो वाक्य संरचना है वह अपने आयु के अनुसार उनमें ज़्यादा विकसित होती है। Gifted children show early signs of intellectual superiority. Even during infancy and early childhood, they show larger attention span, good recognition memory, preference for novelty, sensitivity to environmental changes, and early appearance of language skills. तो यहाँ हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वह अपने बाल्यकाल में भी सामान्य बच्चों से ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे उनमें भाषा का विकास जल्दी देखने को मिलता है, साथ ही वे अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, नयापन को पसंद करने वाले होते हैं, उनकी मेमोरी या स्मृति की क्षमता जो है, स्मरण की क्षमता वह अच्छी होती है, और साथ ही जो अटेंशन स्पैन है, जितना आप जितनी चीज़ों पर आप एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वह भी बड़ा होता है। तो शुरुआत से ही ऐसे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चों के गुण आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको वो लक्षण पता चल सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन का पता कैसे लगाया जाता है, कैसे हम पता करते हैं कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है? तो एक तरीका तो है कि आप बुद्धि परीक्षण करें बच्चों पर और उसका जो स्कोर आए उसके आधार पर आप गिफ्टेड चाइल्ड का पता लगाएं। बट चूँकि कई बार सिर्फ मानसिक क्षमता को ही प्रतिभाशाली बच्चों का क्राइटेरिया नहीं मानते हैं, मानक नहीं मानते हैं, साथ में कुछ और चीज़ें भी यूज की जाती हैं। क्या हो सकते हैं अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना के अन्य तरीके? ये हो सकते हैं शिक्षक की अपना जो जजमेंट है, शिक्षक की जो राय है उस बच्चे के बारे में, विद्यालय में जो उसका उपलब्धि दर्ज की जा रही है वह उपलब्धि रिकॉर्ड, अचीवमेंट रिकॉर्ड कैसा है, साथ ही पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता का भी साक्षात्कार लिया जाता है और उनसे भी सूचना जुटाई जाती है कि बच्चा किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही बच्चे के साथियों और खुद उसकी भी आत्म प्रतिवेदन या सेल्फ रेटिंग ली जाती है। इन सभी उपायों यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ साथ इन सारे तरीकों का उपयोग करके किसी प्रतिभाशाली बालक का पता लगाया जा सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक क्षमताएं सामान्य बच्चों की तुलना में अलग रफ्तार से विकसित होती हैं। यानी ऐसे बच्चों में जो शारीरिक, सांवेगिक और सामाजिक क्षमताएं हैं वह सामान्य बच्चों से तीव्र गति से घटित होती हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा के लिए या जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनमें स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो जो उनकी क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। क्या हो सकता है स्पेशल मेजर्स? ऐसे स्पेशल मेजर्स में हम लोग देखेंगे कि एनरिच कर सकते हैं, जो ऐसे उपाय या ऐसे कार्यक्रमों को अपना सकते हैं, ऐसे समृद्ध करने वाले कार्यक्रम, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स का, जो कि बच्चे के कौशल को और बढ़ाए, या जो प्रोडक्टिव थिंकिंग है, रचनात्मक चिंतन है या उत्पादक चिंतन है उसको बढ़ाए, उनकी प्लानिंग या कार्य कौशल को सुधारे और निर्णय करने की क्षमता, साथ ही उनके कम्युनिकेशन को और बेहतर तरीके से विकसित करा सके। तो जो उपाय हम ऐसे बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते समय ध्यान में रख सकते हैं उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं।
पहला तो हो सकता है कि एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम क्या है? एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम का मतलब है कि बच्चों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसको और समृद्ध बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना। इससे क्या होगा कि जो सामान्य बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वह उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या बौद्धिक क्षमता के अनुकूल होता है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रतिभाशाली बच्चा है जिसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों से कहीं ज़्यादा है, तो उसके लिए उस पाठ्यक्रम को ऐसे बच्चों के अनुकूल बनाना होगा जो थोड़े कठिन और जटिल हों, ताकि बच्चा अपनी क्षमता का, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर सके। क्योंकि हमें पता है कि डेवलपमेंट के लिए या मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए जो स्लाइटली चैलेंजिंग टास्क होते हैं, जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, वो हम पसंद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को स्कूल का पाठ्यक्रम चुनौतीपूर्ण लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि उनका पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हो, जिसमें बहुत तरह के एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाए, साथ ही वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हों, जिसमें अमूर्त तरीके के पाठ्यक्रम ज़्यादा शामिल किए जाएं। तो ऐसा करके ऐसे बच्चे ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम को फॉलो करके इन बच्चों के पोटेंशियल का ज़्यादा सही उपयोग हो पाएगा। एक और तरीका है या उपाय है ग्रेड एक्सेलरेशन का, जहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों को यह छूट दी जाती है कि वह ज़्यादा तेज़ी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें और जो समयावधि है उस समयावधि से, यानी किसी ग्रेड को, किसी क्लास को पूरा करने के लिए जो समयावधि प्रदान की जाती है उसमें छूट देते हुए उनको एडवांस में ही प्रमोट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप 5वीं कक्षा में कोई बच्चा हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, और वो 5वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 2 या 3 महीने में ही पूरा कर ले, तो उसको साल भर पूरा होने से पहले ही 6ठी कक्षा की ओर प्रोन्नत कर दिया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेज, विशिष्ट कक्षा की भी व्यवस्था की जाती है ऐसे बच्चों के लिए। उससे क्या होता है, जब हम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से विशिष्ट कक्षा चलाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं और शिक्षक जो होता है वह एक समान रूप से सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन टीचर द्वारा दिया जाता है वो ऐसे बच्चों के ज़्यादा अनुकूल होता है। साथ ही अपने सहपाठियों से भी ऐसे बच्चे नए नए समायोजन के तरीके, एडजस्टमेंट के तरीके भी सीखते हैं। इसी में हम लोग जैसे विशिष्ट कक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या पूरा का पूरा जो शैक्षिक जो स्कूल है या कॉलेज है उसको भी अलग बना सकते हैं। वहाँ पर भी बच्चों को स्पेसिफिक फैसिलिटीज शिक्षक दे सकते हैं, जो चूँकि वहाँ पर सारे उनके सहपाठी, उनके मित्र प्रतिभाशाली ही होते हैं, तो ऐसे बच्चों में सेंस ऑफ सुपीरियरिटी या जो एक श्रेष्ठता की भावना आ जाती है वह नहीं डेवलप करती, और दूसरे बच्चों के साथ, जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैं, उनके साथ रहते रहते उनमें प्रतियोगिता करने की जो भावना है, कम्पिटिटिवनेस की जो भावना है, वह बनी रहती है। साथ ही यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रेन के स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ देना आसान हो जाता है। यहाँ जो शिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं वह भी कुछ खास गुणों वाले होते हैं। एक और इसी से जुड़ा हुआ उपाय है कि जो शिक्षक हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, उनमें भी कुछ खास गुणों का होना जरूरी है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के जिज्ञासाओं और प्रश्नों का एफिकेसी के साथ प्रभावपूर्ण रूप से उसको उत्तर दे पाए। साथ ही शिक्षक को यह पता होना चाहिए और वह इस कला में निष्णात होना चाहिए कि इन बच्चों के सामने किस तरह से गोल सेट किए जाएं, लक्ष्य दिए जाएं और किस तरह के इंस्ट्रक्शन मेथड का उपयोग किया जाए जिससे वो ज़्यादा क्लासरूम से जुड़े रहें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो भी उपाय गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए किए जाते हैं उसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि
बच्चों की जो अभिरुचि है वह शिक्षा के प्रति बनी रहे, साथ ही बौद्धिक रूप से जो उनकी क्षमता है उसका उपयोग किया जा सके। भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। जरूरी नहीं कि एक ही तरीके की शिक्षण विधि से उनको पढ़ाया जाए, अलग अलग तरह के शिक्षण विधि जिनमें विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाए और शिक्षक ऐसे हों जो विषय को पूर्ण रूप से जानते हों और उस विषय से जुड़े हुए एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बताने में सक्षम हों। साथ ही जो प्रश्न प्रतिभाशाली बच्चे कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जो आपको अनुपयोगी लग सकते हैं, जैसे लग सकता है कि यह प्रश्न फालतू के हैं, लेकिन अगर उन प्रश्नों का जवाब दिया जाए और उसका संदर्भ पूछा जाए ऐसे बच्चों से, तो संभव है कि वो बच्चे बता पाएँ कि वह क्या जानना चाहते हैं या यह विचार उनके मन में कहाँ से आया। तो जब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को कैटेगराइज कर देते हैं, किसी खास ग्रुप में बांट देते हैं और उनके लिए अलग से कक्षा या अलग से स्कूल की व्यवस्था करते हैं, तो तीव्र गति से इन बच्चों का विकास करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वह उपलब्ध हो पाती हैं और यह बहुत प्रभावी साबित होता है। तो इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब किसी कक्षा का एनुअल एग्ज़ाम या टर्म्स एग्ज़ाम होते हैं और उनका जो स्कोर आता है, जो प्राप्तांक आता है, उसके आधार पर बच्चों को सिर्फ उसके आधार पर बच्चों को प्रतिभाशाली कहना या न कहना बहुत सही तरीका नहीं होता है। जब किसी बच्चे का प्राप्तांक सामान्य से बहुत ज़्यादा आए तो उस पर बाकी जो भिन्न परीक्षण हैं, बुद्धि परीक्षण है या फिर जो अन्य उपाय हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरू में बताए, उन सब का भी उपयोग करके और उस बच्चे को श्योर कर लेना चाहिए कि एक प्रतिभाशाली बालक है और उसको शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।